नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का जीवन परिचय। हम अभी तक दुर्खिम को पढ़ते आए हैं, समाजशास्त्री एमाइल दुर्खिम को। एमाइल दुर्खिम के जितने भी आपकी थ्योरीज थी सिलेबस में, हम उसको पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट आपके सोशल थिंकर हैं, जो समाजशास्त्री मैक्स वेबर, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और आगे इनकी सारी थ्योरीज को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी थिंकर के बारे में अगर हमें उसकी पहले अगर कोई भी उसकी थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी थ्योरी को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें उस समाजशास्त्री जो भी थिंकर हैं जिसने अपनी थ्योरीज दी है उसके जीवन परिचय को जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। जैसा कि अभी तक आप लोग पढ़ते भी आ रहे हो, हमने सोशलाइजेशन भी पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग के पीछे उसका जो पारिवारिक वातावरण है, उसकी शिक्षा दीक्षा है, उसकी सामाजिक जो वातावरण जो उसको मिला है उसकी अपग्रोइंग में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो जिस प्रकार का उसका जब उसका पालन पोषण हो रहा है, जब उसको शिक्षा दीक्षा मिल रही है, तो उसके आसपास के वातावरण का उसके विचारों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमने दुर्खिम के टाइम भी देखा कि उनकी जो थिंकिंग थी कि जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे समाज ही कारण होता है, समाज में ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है जिसकी वजह से कोई भी घटना घटित होती है। तो आप लोग जो भी थिंकर पढ़ें बच्चों, उसको आप ये ध्यान रखना कि उस थिंकर की एक मेन थिंकिंग क्या है। जैसे हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक एग्जैक्ट मेन थिंकिंग बन जाती है और वो हर घटना को उसी एंगल से देखने की कोशिश करता है। जैसे हमने दुर्खिम के उसमें देखा, उनकी सारी थ्योरीज में देखा कि वो घूम फिर कर सारी थ्योरीज के पीछे वो जो भी उन्होंने रिसर्च किया उसका कारण वो समाज को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। तो जब हम मैक्स वेबर को हम देखेंगे तो इनकी क्या थिंकिंग है और इनकी थ्योरीज के ऊपर किस प्रकार से उनकी थिंकिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, ये आगे हम देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम देखें मैक्स वेबर का जीवन परिचय कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके परिवार में कौन कौन थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफुट थुरंगिया नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये जर्मनी के विचारक हैं, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था इरफुट थुरंगिया नामक स्थान पर, और इनका परिवार एक संपन्न परिवार था। यहाँ हम देखें कि इनके पिता प्रोटेस्टेंट विचार रखने वाले थे और ये वहाँ के एक जर्मनी के एक प्रसिद्ध वकील थे और साथ ही ये जर्मनी की संसद में राष्ट्रीय उदार दलीय सदस्य थे। और इसके साथ ही इनके जो पिता थे वो नेशनल लिबरल पार्टी के प्रतिष्ठित सदस्य थे। तो बच्चों, हम यह देखें कि इनके पिता एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, एक वकील थे और इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित सदस्य थे और राजनीति से संबंधित थे इनके पिता। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जाना आना पड़ता था और इसके साथ ही इनको अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मिलते थे, तो इनके विचारों को और ज़्यादा इनको प्रगाढ़ता मिली और इनको बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और इनके पिता वकील थे इसलिए इनकी रुचि भी लॉ के उसमें लॉ किया इन्होंने उसके आधार पर। तो इस तरह से हम देखें कि इनके पिता एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। इनकी जो माता जी थी वो धार्मिक व्यक्तित्व की थी और इसके कारण इनको धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को, धार्मिक मूल्यों से परिचय होने का इनको मौका मिला और इसी आधार पर इन्होंने जो अपना धर्म का सिद्धांत भी दिया। जो मैक्स वेबर का विवाह 1893 में मैरियन शिटनजर से हुआ था, जो कि एक डॉक्टर की लड़की थी। ये बहुत प्रतिभाशाली थे क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो संपन्न परिवार में हुआ था, इनके पिता एक व्यापारी थे और साथ ही राजनीतिज्ञ थे, तो इनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला और एक बहुत बुद्धिमान प्रखर बुद्धि के थे। इसलिए इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही एक ऐतिहासिक निबंध लिखा जिसका कि आगे चलकर लोगों के ऊपर इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर हम देखें कि वेबर ने काफ़ी कुछ अपने लाइफ में लिखा है, पढ़ा है, ये अभी हम आगे देखेंगे।
और इस तरह से हम देखें कि 1897 में जो वेबर बीमार हो गए और इनको कुछ साल तक अपना शैक्षणिक कार्य बंद करना पड़ा। फिर हम देखें कि 1920 के में जून के प्रारंभ में ही ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इनको निमोनिया हो गया था और 14 जून 1920 14 जून 1920 को म्यूनिख में इस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का देहांत हो गया, यानी इनका जन्म हुआ 21 अप्रैल 1864 को और इनकी जो मृत्यु हुई है 14 जून 1920 को। अब आगे हम देखें मैक्स वेबर की प्रारंभिक शिक्षा कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। इन्होंने आगे अपना स्कूलिंग के बाद कॉलेज और उसके बाद आगे इन्होंने किस तरह से अपना जो शैक्षणिक सफ़र है उसको कंटिन्यू किया। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेबर जो बचपन से ही शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, तो ये अधिकतर अपना समय जो पुस्तकों को पढ़ने में और इसमें बिताते थे। खेल से अधिक इनको पुस्तकें प्रिय थी और इन्होंने किशोर अवस्था से ही बहुत ज़्यादा अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। जैसे अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि के थे और इनको हर क्षेत्र में रुचि थी। ये भाषा, इतिहास, साहित्य आदि में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और चूँकि ये स्कूली शिक्षा काल में ये संकोची थे, अंतर्मुखी थे, लेकिन बाद में जाकर ये बहुत ज़्यादा प्रखर हो गए। और वेबर ने 1882 में 18 वर्ष की आयु में ही हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके पिता बहुत बड़े वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे, तो इनका कानून में भी इंटरेस्ट था और इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ये अपना थोड़ा चेंज करने के लिए सेना में भर्ती हो गए, सेना की नौकरी करी। सेना की 2 साल नौकरी के बाद ये अपने माता पिता के पास वापस आ गए। इन्होंने वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में 1889 में पीएचडी अपना शोध प्रबंध लिखा, पीएचडी की, और इनका पीएचडी का टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एजेस। इस पर इन्होंने पीएचडी की है और उसके बाद इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी की, डॉक्टरेट की उपाधि भी ली और इसके बाद जो उत्तर डॉक्टरी होता है, पोस्ट डॉक्टरेट होता है, उस पर भी इन्होंने रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री पर अपना जो पोस्ट डॉक्टरेट शोध प्रबंध था उसको लिखा, जो कि वहाँ पर जो विश्वविद्यालय में जो एक प्रोफेसर अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक था। वेबर बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर इन्होंने ग्रहण किया। इसके साथ ही ये विधि संकाय का भी इनके पास अतिरिक्त कार्यभार था। तो इस तरह से इन्होंने प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया और इसके अलावा भी ये कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। और आप वेमार संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा समिति के सदस्य भी रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको लॉ का भी नॉलेज था, लॉ किया इन्होंने, हर क्षेत्र में इन्होंने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। तो इस आधार पर इनको वेमार संविधान समिति की रूपरेखा समिति का सदस्य भी बनाया गया। अब हम देखें कि वेबर का समाजशास्त्र में क्या योगदान है। वेबर ने कई क्षेत्रों में लिखा है, कई विषयों में लिखा है इन्होंने, लेकिन हम देखें कि समाजशास्त्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है। कि जर्मन के प्रसिद्ध विचारक मैक्स वेबर यद्यपि कानून के विद्यार्थी थे, पर ये एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार, राजनीतिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री भी थे। इन्होंने इनका जो सबसे प्रमुख जो हम देखते हैं इनकी बात को, कि इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। इन्होंने समाजशास्त्र की जो डेफिनेशन दी है, इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र को क्या होना चाहिए, किसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये बताते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान होना चाहिए। इसको सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना चाहिए, ना कि सामाजिक संबंधों का, समाज का जो अलग अलग हम डेफिनेशन देखते हैं, तो उसके आधार पर इनका सामाजिक क्रिया क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इन्होंने बहुत सभी जो भी अध्ययन किया है, बहुत गहन चिंतन और कुशाग्र बुद्धि और मौलिक विचारों पर इनका अध्ययन आधारित है। ये जो भी अध्ययन करते हैं कि इनके मौलिक विचार उस पर अपने देते हैं। इन्होंने कई ऐसी अवधारणाओं, कंसेप्ट का निर्माण किया जो कि हमारे समाजशास्त्री अध्ययन में बहुत उपयोग में लाई जाती है, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। यहाँ हम देखें कि इनका जो पद्धति शास्त्र है,
उस दृष्टि से भी इनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वेबर ने वेस्टर्न पद्धति को अपनाने पर जोर दिया, जो कि वेस्टर्न एक जर्मन भाषा का शब्द है, जो कि जिसका मतलब होता है कि व्यक्तिनिष्ठ जो अर्थ है, व्यक्ति जो खुद लगाता है अपना अर्थ उसके आधार पर। तो इन्होंने कहा पद्धति शास्त्र हमारी कैसी होनी चाहिए कि जब हम किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका क्या मीनिंग निकाल रहा है, उस आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए। उसको उन्होंने वेस्टर्न विधि कहा। इनका जो समाजशास्त्री अध्ययन पद्धति में आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप की जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इनका एक नया विचार है, नई प्रारूप लेकर आए हैं, नई कंसेप्ट लेकर आए हैं ये आदर्श प्रारूप का मतलब है कि इनका ये मानना है कि जिस भी घटना का, जिस भी विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को हमें निकाल लेना चाहिए और उसके आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए। इस आधार पर हम दो घटनाओं का, दो चीज़ों का, दो बातों का हम कंपैरेटिव स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी आधार पर हम जब इनका धर्म का समाजशास्त्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म की आइडियल प्रारूप निकाल के, आइडियल टाइप्स निकाल के इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किए हैं। आपने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन करके अपना धर्म का जो समाजशास्त्र, इनकी अनुपम देन है। इन्होंने जो धर्म पे स्टडी किए, इन्होंने पूरे विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया और उनके आइडियल टाइप्स निकाल के, उनके कंपैरेटिव स्टडी करके इन्होंने अपना धर्म का समाजशास्त्र दिया, जो कि इनकी एक अनुपम देन है। समाजशास्त्र में इनका योगदान देखें तो आपने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी है, अधिकारी तंत्र जिसको हम नौकरशाही कहते हैं, लाल फीताशाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, इसका इन्होंने थ्योरी दी है। सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास, सत्ता, अथॉरिटी आदि पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए, जो कि हमारे समाजशास्त्र में आगे चलकर बहुत ज़्यादा इनका योगदान हमें देखने को मिलता है और आज भी इसको काम में लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान हमारे समाजशास्त्र में। इन्होंने कई बुक्स लिखी हुई हैं, कई एसेज लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और इनकी जो प्रमुख रचना है वो इस तरह से द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने अपना जो धर्म का समाजशास्त्र दिया है, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन करके इन्होंने इस बुक के अंतर्गत बताया है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिटी, एंशिएंट जुडाइज्म, एसेज इन सोशियोलॉजी, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस में इन्होंने अपना पद्धति शास्त्र बताया। जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री, द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्स वेबर जो हैं वो जर्मनी के एक विचारक हैं। ये बहुत प्रखर बुद्धि के थे। इन्होंने बहुत सारे विषय में अपना अध्यापन किया। इन्होंने वैसे ये लॉ के विद्यार्थी थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने राजनीति विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, इतिहास में कई जगहों पर इन्होंने अपना थ्योरीज दी है, अपने विचार प्रकट किए हैं। और उसी तरह से हम देखें कि इनके कई ऐसे जो भी इन्होंने अपनी स्टडी की है, इनके अपने मौलिक विचार है, जो भी थ्योरीज दी है इन्होंने अपने कुछ नया हट के करने की कोशिश की है। तो इस तरह से देखिए कि समाजशास्त्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है और इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो इनका काफ़ी फेमस सिद्धांत है। और हम देखें कि इनकी क्या थिंकिंग है। अगर हम थिंकिंग को लेकर देखें कि जैसे इमाइल दुर्खिम ने क्या बताया था कि जो भी घटना का कारण है वो समाज है, उन्होंने घूम फिर कर वो समाज के ऊपर आते हैं। इस तरह से मैक्स वेबर का क्या कहना है कि एक तो समाजशास्त्र को हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहना चाहिए, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा ये बता रहे हैं कि जब भी हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो हमें सामने वाला उसका क्या मीनिंग लगा रहा है, क्या अर्थ लगा रहा है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। यानी हम जो हमारी साइंटिफिक मेथड है उसको तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सामने वाले की जो उस घटना का वो क्या मीनिंग लगा रहा है उसके आधार पर भी हमें इसको देखना होगा। हम ये इनकी सारी थ्योरीज देखेंगे जब हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी ये थिंकिंग है कि हमें मेथडोलॉजी ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि जिसमें
सामने वाला का विचार भी उसमें शामिल हो, उसको भी हम समझने की कोशिश करें। तो उसी आधार पर, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आइडियल टाइप पे जोर दिया कि जब भी हम कोई अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी तमाम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन में उलझ के ना रहने की बजाय हम उसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं को निकाल लें और तब जाकर हम उन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करें, तो हम उसको बहुत अच्छे से डिटेल में अध्ययन कर पाएंगे और दो घटनाओं के बीच कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इनकी सारी थ्योरीज में हम देखेंगे कि इसी चीज़ों को इन्होंने शामिल किया है, अपने इसी विचारों को शामिल किया है। तो जीवन परिचय के बारे में हमने आज देखा और मैंने इसके स्टडी मटेरियल नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए। आप जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका परिचय आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे हम इनकी सोशल एक्शन की थ्योरी को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।